दोस्तों, शाक अनुपम मित्तल ने स्टार्टअप करने की कोशिश तब की जब लोगों को स्टार्टअप शब्द का मतलब भी नहीं पता था। आज हम जिसे स्टार्टअप समझते हैं उस वक्त उन्हें कंपनी या बिजनेस ही कहा जाता था। तो ये सिर्फ अनुपम मित्तल की ही नहीं बल्कि भारत और साउथ एशिया में एंटरप्रेन्योरशिप के नए दौर की कहानी भी है। तो चलिए जानते हैं शार्क टैंक इंडिया के पहले सबसे अनुभवी शार्क अनुपम मित्तल के बारे में। कहानी बड़ी दिलचस्प है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और हाँ, हमेशा की तरह आपका स्वागत है स्टार्टअप एनालिस्ट पर, जहां हम शार्क टैंक और एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं। तो कहानी को समझने के लिए हमें जाना होगा साल 1971 में। दोस्तों, अनुपम मित्तल मुंबई में दिसंबर 23, 1971 में पैदा हुए। वो अपने माता पिता और दो बहनों के साथ एक ही परिवार में बड़े हुए। अनुपम एक मारवाड़ी बिजनेस परिवार से बिलोंग करते हैं, तो बचपन से ही उन्होंने, सीधी बात है, व्यवसाय और व्यापार को करीब से जाना। इसी कारणवश उन्होंने बचपन से ही बिजनेस में अपना नसीब आजमाना शुरू कर दिया। अपने पिताजी से प्रेरित होकर उन्होंने कुछ बिजनेसेस में ट्राई भी किए, लेकिन असफल रहे। फिर 2 साल उन्होंने अपने पिताजी की टेक्सटाइल फैक्ट्री में जाकर काम सीखने की भी कोशिश की। कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ उनका फैक्ट्री में आना जाना लगा रहता था, जिसमें उनके 4 घंटे हर दिन ट्रेन में चले जाते थे। उन्होंने 12वीं के बाद मुंबई के सेंट जेवियर से बीटेक पूरी की। उन्हें काम में मजा भी नहीं आ रहा था और ना ही समझ में आ रहा था कि आगे क्या करें। तब उन्हें यूरोप से एक कॉन्ट्रैक्ट मिला कॉटन गुड्स एक्सपोर्ट करने का। उन्होंने पूरा जोश लगा दिया काम करने में। अब दोस्तों, काम तो हो गया, लेकिन उनके बहुत सारे पैसे डूब गए। काफी कोशिशें नाकाम होने पर उन्हें लगा कि इंडिया में रहकर उनका कुछ भी नहीं होने वाला। चूंकि उनकी पारिवारिक स्थिति अच्छी थी, वो वेल टू डू फैमिली से थे, तो उन्होंने यूरोप में जाकर कुछ करने का फैसला किया। पर वहां भी कुछ बात नहीं बनी। उसके बाद वो यूरोप से अमेरिका निकल गए, वहां भी बात नहीं बनी। अनुपम, जो कि उस वक्त थोड़े नादान थे, उन्हें पहले पहले ऐसा लगता था कि जगह में ही खराबी है, इसीलिए वो जगह बदलते रहते थे ताकि नई जगह अच्छा काम कर सकें। इंडिया से यूरोप और यूरोप से निकल पड़े अमेरिका के लिए। लेकिन फिर उन्हें महसूस हुआ कि नहीं, खराबी जगह में नहीं है, कहीं ना कहीं कमी उनमें ही है। जी हाँ, तो उन्होंने वापस पढ़ाई करने का सोचा। तो उन्होंने 1994 में मैसाचुसेट्स के बॉस्टन कॉलेज से MBA पूरा किया। दोस्तों, ग्रेजुएशन पूरा होने पर उन्होंने माइक्रो स्ट्रेटेजी नाम की कंपनी ज्वाइन कर ली, जहां वो प्रोडक्ट मैनेजर का काम किया करते थे। लेकिन अपने फ्री टाइम में भी वो कुछ न कुछ करते ही रहते थे। 1990 में यूएस मार्केट्स बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहे थे। उनकी ग्रोथ देखकर अनुपम भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते थे, जिससे उन्हें बहुत फायदा भी हुआ। रिटर्न्स इतने हाई थे कि उन्होंने एक फेरारी तक ऑर्डर करवा ली। लेकिन जल्द ही सारा मजा किरकिरा हो गया। साल 2000 में .com बबल बस्ट हो गया और बिजनेसेस और कंपनीज ठप पड़ गईं। लोगों की नौकरियां चली गईं, स्टॉक्स गिर गए, पूरे दुनिया की इकोनॉमी क्रैश हो गई। इंटरनेट को उस दशक का बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशन माना गया था, जो कि दुनिया का नक्शा बदल देने वाला था। लेकिन अब हर कोई सिर्फ इंटरनेट कंपनीज में ही इन्वेस्ट करना चाहता था। जिन्हें इंटरनेट की कोई समझ ही नहीं थी, वो भी सिर्फ इंटरनेट कंपनीज में ही इन्वेस्ट करना चाहते थे, और वो एक फैड बन गया। Back in 95, there weren't very many people on the internet, and certainly nobody was making any money at all. Most people thought the internet was going to be a fad. इस फैड के चलते सारे वेंचर कैपिटल फर्म्स और इन्वेस्टर्स मार्केट में मुंह मांगी रकम देने लगे। 1999 तक 39% इन्वेस्टमेंट्स सिर्फ इंटरनेट कंपनीज को दिए जा रहे थे, और उसी साल 457 इंटरनेट कंपनीज ने IPO लॉन्च कर दिए। .com बबल 1995 से ही धीरे धीरे बस्ट हो रहा था, लेकिन उसका पीक 2000 में दिखाई दिया जब मार्केट क्रैश हो गया। एक रेफरेंस के लिए बता दूं कि 1999 में माहौल कैसा था। Lots of successful companies born of the internet. They're going to have very large market caps and so on. I also believe that today, where we sit, it's very hard to predict who those companies are going to be. एलॉन मस्क और जेफ बेजोस, जो आज दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं, 1999 में मल्टी मिलेनियर्स थे। मस्क की कंपनी X.com और Amazon जैसी कंपनीज फिर भी बाल बाल बची, लेकिन अनुपम वो नहीं बच पाए। अनुपम ने भी अपने सारे पैसे खो दिए, यहां तक कि उनके सर पर उधार भी आ गया था। उन्होंने जो फेरारी बुक की थी उसे भी कैंसिल करना पड़ा। तो दोस्तों, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि अनुपम सबसे सीनियर और अनुभवी शार्क क्यों हैं। क्योंकि उन्होंने बिजनेस की दुनिया को पास से सीखा है, पास से देखा है, और वो हर मुश्किल घड़ी से गुजर चुके हैं। तो उन्होंने भारत वापस लौटने का फैसला किया, लेकिन उनकी बिजनेस करने की चाह नहीं छूटी। अमेरिका में उन्होंने कंज्यूमर इंटरनेट कंपनीज को देखा था, लेकिन इंडिया में वो क्रेज धीरे धीरे पैदा हो रहा था। उन्होंने अमेरिका में अपनी सैलरी से थोड़े बहुत सेविंग्स कर लिए थे, और उन पैसों से उन्होंने सत्यानेट सॉल्यूशन नाम की एक वेब सर्विस कंपनी शुरू की। उन्होंने टीम हायर की और अपने कजन्स के साथ में काम करना शुरू किया। वो कंपनीज और ब्रांड्स के लिए वेबसाइट बनाते थे। सत्यानेट से वो अच्छे खासे पैसे कमाने लगे। तब उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। उनके पिताजी की पहचान से उनकी मुलाकात एक पंडित जी से हुई। उनसे मिलने पर अनुपम समझ गए कि वो रिश्ता तय करने के लिए आए थे।
लेकिन जब वो पंडित जी लड़कियों की फोटोज और बायोडेटा वगैरह दिखाने लगे, तब अनुपम के दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना इसी चीज को इंटरनेट पे डाल दिया जाए। बस इंडिया जैसे देशों में शादी सिर्फ दो लोगों के बीच की बात नहीं होती है, उसमें पूरा परिवार एकजुट हो जाता है और शादियां रचाने के लिए कई सारे कल्चर बैरियर्स भी होते हैं। अनुपम को इस बैरियर्स में एक बहुत ही बड़ा शौक दिखाई दिया, तो उन्होंने अपने इंजीनियर्स और डिजाइनर्स को इस काम पे लगा दिया और इस तरह बनी सगाई.com, मैच मेकिंग और शादियों के लिए एक ऑनलाइन वेबसाइट। लेकिन सगाई.com इस नाम में अनुपम को एक ब्रांड नहीं दिखाई दे रहा था। वो कोई यूनिवर्सल ब्रांड नेम चाहते थे, तभी उनके दिमाग में शादी.com ये नाम आया। लेकिन वो डोमेन नेम ऑलरेडी किसी के नाम पर था और उसे खरीदने की कीमत थी ये। उस समय अनुपम के लिए इतने सारे पैसे देना थोड़ा मुश्किल था। उन्होंने जैसे तैसे करके खुद को मना लिया कि सिर्फ नाम के लिए इतने सारे पैसे देने की क्या जरूरत। लेकिन अनुपम को ब्रांड में विश्वास था, तो उन्होंने अपनी पूरी कमाई से डोमेन नेम आखिरकार खरीद लिया और इस तरह बना शादी.com। वो जमाना बहुत अलग था, इंटरनेट के बारे में लोगों को जानकारी कम थी और इंडिया में इंटरनेट का पेनिट्रेशन भी कम था। हमने इंटरनेट कंपनीज तब शुरू की जब इंटरनेट ही नहीं था। काम धीरे धीरे बढ़ता गया, लेकिन इंडिया में लोग ऑनलाइन शादियों के बारे में थोड़ा कंजर्वेटिव होते हैं। वेबसाइट से कौन शादियां करवाता है यार, ऐसे अहम सवाल हुआ करते थे। अनुपम ने इसे समझा और उन्होंने NRI यानी कि नॉन रेसिडेंशियल इंडियन कम्युनिटी पे फोकस किया। ये वो लोग होते हैं जो काम के लिए बाहर गांव चले जाते हैं, लेकिन अपने कम्युनिटी, अपने देश में ही रिश्ता करना चाहते हैं। शादी से रिलेटेड सर्विसेज के लिए उन्होंने 100 शादी सेंटर्स भी खोले। शादी.com के अलावा उन्होंने मकान.com और मौज.com भी बनाया। मकान.com एक ऑनलाइन रियल एस्टेट पोर्टल था और मौज.com पर लोगों के लिए गेम्स, वॉलपेपर्स, रिंगटोन्स जैसे मोबाइल एप्स बनाते थे। अनुपम को बहुत बड़ी फंडिंग मिलने वाली थी, उनकी टीम एक्सपेंशन के लिए तैयार थी और उन्होंने काम भी जोरों शोरों से बढ़ाया। लेकिन फिर एक और हादसा हुआ। The worst day on Wall Street since the crash of 1987. The Dow traders are standing there watching in amazement. I don't blame them. 2008 में एक ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ने दुनिया भर में धावा बोल दिया। यूएस का हाउसिंग बबल एक्सप्लोड हो गया, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी क्रैश हो गई और पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया। अमेरिका में करीबन $8 ट्रिलियन मिट्टी में मिल गए। अनुपम को करीबन $25 मिलियन की VC यानी कि वेंचर कैपिटल फंडिंग आने वाली थी, वो अब डूब गई थी। फंडिंग ना मिलने के कारण अनुपम को भी नुकसान उठाना पड़ा। बिजनेस यूनिट्स बंद करने पड़े, एम्प्लॉयज को फायर करना पड़ा, उन्हें फिर से एक बार शुरुआत से शुरू करना पड़ा। धीरे धीरे 2010 तक उन्होंने वापस से बिजनेस को संवारा। उन्होंने स्टार प्लस के साथ मिलकर शादी से रिलेटेड रियलिटी शो भी बनाए। उन्होंने फेसबुक पर एंग्री ब्राइड्स नाम का गेम रिलीज किया, दहेज प्रथा के बारे में लोगों को जागृत करने के लिए। अपनी सारी कंपनीज को उन्होंने पीपल ग्रुप में इंटीग्रेट कर दिया। लेकिन अनुपम की एक और खासियत है, आप शार्क टैंक इंडिया में भी देखोगे, उनमें और बाकी शार्क्स में काफी फर्क नजर आता है। उनके बात करने का जो अंदाज है, मुश्किल परिस्थितियों में कूल और काम रहना, धैर्य से बिजनेस समझना और समझने के तरीके में फर्क महसूस होता है। वो इसलिए क्योंकि अनुपम फिल्मों में भी काम किया करते थे। वो 2003 में फ्लेवर नाम के NRI कल्ट क्लासिक फिल्म में एक्टिंग कर चुके थे और उसे उन्होंने प्रोड्यूस भी किया था। 2009 में उन्होंने 99 नाम की मूवी को भी प्रोड्यूस किया था। फन फैक्ट, इन फिल्मों के डायरेक्टर्स थे राज एंड DK, जो आज हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बाहर बड़े फिल्म मेकर हैं। अनुपम का फिल्म कनेक्ट उनकी जिंदगी से पता चलता है। उनकी वाइफ भी एक मॉडल और एक्ट्रेस हैं, जिन्होंने ब्लफ मास्टर और फैशन जैसी मूवीज में काम किया है। इतना ही नहीं, अनुपम ने मशहूर राइटर चेतन भगत को शादी.com का ब्रांड एम्बेसडर भी चुना था। एंटरप्रेन्योर के अलावा अनुपम एक दिग्गज इन्वेस्टर भी हैं। आपने कई बार शार्क टैंक इंडिया में ये बात सुनी होगी। इनको 6 महीने हुए इन्वेस्टमेंट करते हुए, 200 कंपनी में कर चुका हूँ मैं, 10 साल हो गए। अनुपम शार्क टैंक इंडिया से पहले भी एक जाने माने इन्वेस्टर थे। वो 2011 में एंजल इन्वेस्टर बने। जब किसी कंपनी को फंडिंग्स नहीं मिलती हैं, तब एंजल इन्वेस्टर्स उन्हें सीड फंड्स में मदद करते हैं। एंजल इन्वेस्टर्स उन कंपनीज में पैसा डालते हैं जिन्हें VC बैकिंग नहीं मिल पाती है। अनुपम की पहली सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट थी ओला कैब्स, जी हाँ, जिसकी वैल्यूएशन आज $7.3 बिलियन है और जल्द ही पब्लिक होने जा रही है। लेकिन उस वक्त ओला के फाउंडर भाविश अग्रवाल की कोई मदद नहीं कर रहा था। 2011, I met a young guy called Bhavish, and he was looking at raising some capital for an on-demand cab service through your app. And so I wrote him a check in 2011. अनुपम ने ओला में 1 करोड़ रुपए के लिए 2% शेयर लिया और वो एक्टिव पार्टनर भी हैं। अनुपम इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम में इन्वेस्ट करने वाले पहले शार्क थे। यहीं से अनुपम की इन्वेस्टिंग का सफर शुरू हुआ। उसके बाद यूनिकॉर्न कंपनी बिग बास्केट, रैपिडो जैसे कई $multi-million ब्रांड्स में भी उन्होंने इन्वेस्ट किया।
7 मिलियन सक्सेस स्टोरीज के साथ आज 20 साल बाद भी Shaadi.com ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और जाने से पहले लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और शार्क टैंक और एंटरप्रेन्योर्स पर और भी मजेदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।